हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो है जीएस की कक्षाएं इस चैनल पर चल रही हैं। जीएस की कक्षाओं में हमारी जो क्लास चल रही है भारतीय इतिहास हम देख रहे हैं। प्राचीन इतिहास हम इस समय देख रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम पहुंच चुके हैं मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल में हम जो देख रहे हैं इस समय सातवाहन वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। और सातवाहन वंश के बारे में भी हमने काफी चर्चा कर ली थी, कुछ शासकों के बारे में। आज जो हमें देखना है वो हमें शुरुआत करना है, एक हाल नाम के राजा हुए। कल जैसे हमने गौतमी पुत्र जो है आपके यानी सातकर्णी प्रथम के बारे में हमने देख लिया था, नाना घाट अभिलेख से के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमें शुरुआत करनी है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हाल, ठीक है। हाल नाम के एक राजा थे, इनके बारे में बहुत कुछ नहीं है, बस एक कथन है कि हाल एक विद्वान थे जिसने क्या किया था, प्राकृत भाषा में, ठीक है। हाल एक विद्वान थे जिन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, जिन्होंने क्या किया था, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये याद रखिएगा कि हाल ने क्या किया था, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम अलग है, हमने उनके बारे में पढ़ा था, जिनकी पत्नी थी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से हमें जो है उसकी उपलब्धियों के बारे में, साथ ही साथ आपके जो नाना घाट अभिलेख थे उससे हमें जो है भूमिदान का भी जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। हाल के बारे में देखा, अब हम देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बारे में हमें बस एक चीज मिलती है कि नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनके लिए इनकी जानकारी हमें कहां मिलती है, नासिक अभिलेख। इनका हमें जो है उल्लेख कहां मिलता है, नासिक अभिलेख में मिलता है। और नासिक अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि इनके विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इनके विजयी घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिया था, ठीक है। ये नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। जहां पर ये था कि इनके विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नोट्स बनाइएगा और रिवीजन करने में ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, हम देखेंगे वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बारे में। इनके बारे में क्या है कि इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी है, इसने क्या किया था कि दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसने क्या किया था, अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन करवाया है। इसने अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन, यानी आकार वर्धन, जो आकार था उस आकार में वृद्धि
करवाई, तो आकार वर्धन करवाया। ठीक है, ये भी याद रखिए वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में कि अमरावती के स्तूप का क्या किया, इसने आकार वर्धन करवाया। ठीक है, अगला देखिए यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में देखेंगे कि यज्ञ श्री सातकर्णी जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। यज्ञ श्री सातकर्णी के समय जो है सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो व्यापार का प्रमुख केंद्र थे, जो व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, यदि श्री सातकर्णी के समय जो है प्रतिष्ठान, और ये क्या हुआ कि जो राजधानी थी वो व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गई। ठीक है, सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों और जो है बौद्धों का क्या हुआ, भूमि दान दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सातवाहनों द्वारा बौद्धों तथा ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया। ठीक है, और जिसका हमें उल्लेख देखिए कहां मिलता है, नागरिका के नाना घाटा प्लेट में हमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहीं से देखिए क्या होता है, भूमि दान की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो सातवाहनों का जो वंश था ये कैसा था हमारा, तो सातवाहन मात्र सत्तात्मक वंश था। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि सातवाहन मात्र सत्तात्मक वंश था, मात्र सत्तात्मक वंश था। ये याद रखिएगा, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि सातवाहन कैसा वंश था, तो मात्र सत्तात्मक वंश था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए अब हम देखेंगे सातवाहन वंश के समय जो सिक्के चले थे वो सिक्के कौन कौन से थे। तो सिक्कों के बारे में हम देखेंगे, सातवाहनों ने कई तरह के सिक्के चलाए, तो हम सिक्कों के बारे में देखेंगे सातवाहन वंश के सिक्के। ठीक है, जो इन्होंने सिक्के चलाए ना, तो सिक्के सबसे पहले इन्होंने देखिए चांदी के चलाए, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। दूसरा तांबे के सिक्के, दूसरा तांबे के सिक्के। इनके समय चांदी के भी सिक्के चले, इनके समय तांबे के भी सिक्के चले, और इनके समय प्रोटीन के भी सिक्के चले। प्रोटीन एक धातु है, तो प्रोटीन के सिक्के चले। ठीक है, और जो इन्होंने चलाया सीसा के भी सिक्के चले, सीसा के सिक्के। तो ये चार प्रकार के सिक्के हमें मिलते हैं, चांदी, तांबे और प्रोटीन और सीसा। ये जो है सिक्के हमें मिलते हैं सातवाहन वंश के समय जारी किए गए जो सिक्के थे। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, कल हम जो है स्थानीय वंशों के बारे में देख रहे थे। जैसे हमने शुरुआत में सुंग वंश देखा, फिर कर्ण वंश देखा, फिर हमने सातवाहन वंश देखा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो है विदेशी शासक के बारे में देखेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे विदेशी शासकों के बारे में। विदेशी शासक, ठीक है, विदेशी शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विदेशी शासक के रूप में सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो विदेशी शासक आते हैं वो कौन आते हैं, हिंद यवन आते हैं, यानी इंडो ग्रीक आते हैं। वो मैंने कल ही आपको बताया था। ठीक है, तो यहां से हमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंद यवन। हिंद यवन
इंडो ग्रीक, इनको हम क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक शासक भी बोला जाता है। याद रखिए सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी यानी कौन थे, तो हिंद यौन थे भारत में आने वाले, ठीक है। चलिए, और इस हिंद यौन में हम कुछ वंशों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला वंश है आपका यूथिडेमस वंश। वंश कौन सा है, यूथिडेमस वंश। यूथिडेमस वंश के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो यूथिडेमस वंश का संस्थापक कौन था, तो ये स्वयं यूथिडेमस थे। यूथिडेमस वंश का संस्थापक यूथिडेमस था, इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा, यूथिडेमस था। यूथिडेमस वंश का संस्थापक कौन था, यूथिडेमस था, ठीक है। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद क्या होता है, डेमेट्रियस बैक्ट्रिया का शासक बनता है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना, ठीक है। बैक्टीरिया का शासक बना। यूथिडेमस के बाद कौन जो है शासक बनता है बैक्टीरिया का, तो वो बनता है डेमेट्रियस बनता है, ठीक है। तो डेमेट्रियस के बारे में अब हम देखेंगे। डेमेट्रियस के बारे में, यूथिडेमस वंश हो गया और इसके संस्थापक यूथिडेमस थे, तो डेमेट्रियस के बारे में थोड़ा बहुत अब हम देखते हैं। डेमेट्रियस इसके बारे में हम देखते हैं। तो डेमेट्रियस जो है ये क्या है, मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। डेमेट्रियस जो था इसने क्या किया था, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये हो गया डेमेट्रियस के बारे में इतनी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण इसी के नेतृत्व में होता है। तो यहां से देखिए याद रख सकते हैं कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो डेमेट्रियस था। ये भी एक पॉइंट यहां से निकल के आ सकता है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये मैं तिरछा जरूर लिख रहा हूं लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो वो था डेमेट्रियस। या अगर वंश के बारे में पूछेंगे तो भारत में आक्रमण करने वाले पहले यानी विदेशी शासक कौन थे, तो हिंद यौन थे यानी इंडो ग्रीक थे, ठीक है। तो ये हमने डेमेट्रियस के बारे में देख लिया। इसके बाद जो आते हैं वो मिनांडर आते हैं, और मिनांडर के बारे में हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म से भी संबंध रखता था और उसके बारे में कुछ चीजें हैं आपकी, जैसे एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, उसमें जो है मिनांडर की जानकारी हमें मिलती है। क्यों, क्योंकि एक मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है ये नाथसेन थे जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बौद्ध धर्म के थे, और जो आपके मिनांडर थे, इनके बीच क्या होता है, थोड़ा सा बातचीत होती है, बहस तर्क वितर्क होते हैं, तो उसी मिनांडर के बारे में हमें देखना है। तो मिनांडर के बारे में हम देखेंगे। तो मिनांडर जो था ये देखिए क्या था, इसके बाद यानी डेमेट्रियस का सेनापति या दामाद था, ठीक है। मिनांडर डेमेट्रियस का सेनापति तथा दामाद था, ठीक है। डेमेट्रियस का सेनापति तथा दामाद था, कौन था, मिनांडर था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मिलिंद पन्हो से ज्ञात होता है कि मिनांडर की राजधानी साकल थी,
मेनांडर की राजधानी क्या थी? साकल थी। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मिलिंद पन्ह ग्रंथ की रचना जो की थी नागसेन ने की थी। ये भी देख लेते हैं। मिलिंद पन्ह ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मिलिंद पन्ह ग्रंथ की जो रचना है वो नागसेन ने की थी, ठीक है। और इसी मिलिंद पन्ह में नागसेन और मेनांडर के बीच जो है तर्क वितर्क की बातें दी गई है, ठीक है। और मिलिंद पन्ह पहला यूनानी शासक था जो भारत आकर क्या होता है, बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करता है। ये भी जो है देख लेते हैं कि मिनांडर पहला यूनानी शासक था। मिनांडर पहला यूनानी शासक था जो भारत आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, ठीक है। मिनांडर पहला यूनानी शासक था जिसने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। चलिए आइए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, जो हमारे विदेशी शासक में इंडो ग्रीक जो शासक थे, हिंद यवन शासक थे, उनके बारे में हमने देखा। कुछ और शासक है, ऐसा कुछ नहीं है कि शासक जो है हमारे नहीं है, इसमें और शासक है, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था एग्जाम के लिए वो हमने जो है यहां से ले लिया है। अब हम अगली चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। अब हम चर्चा करेंगे आपके शक वंश की, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं को जो है हम चीजें यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा शक वंश के बारे में, तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम देखते हैं कौन से शक वंश। ठीक है, शक वंश के बारे में देखेंगे। तो शक जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। शक मध्य एशिया के निवासी थे। शक जो है कहां के निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। चीनी ग्रंथों में इन्हें सई नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। चीनी ग्रंथों में इन्हें सई नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। चीनी ग्रंथों में इन्हें किस नाम से, तो सई नाम से इन्हें क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शकों के देखिए क्या आते हैं, भारत ये आते हैं, ठीक है। और ये दो मार्गों से भारत आते हैं, हमारे उतना काम का नहीं है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे, ठीक है। हमें देखना है कि भारत में जो है आपका इनके बारे में जानकारी कहां मिलती है, ये जो हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो एक आपके शासक है कौन, मोग या मावेज। ये कहां के शासक थे, तो ये तक्षशिला के शासक थे। तक्षशिला के शासक थे कौन, मोग या मावेज। यह भारत में प्रथम शासक था जो भारत में शक विजेता था, ठीक है। यह है भारत में प्रथम शक विजेता शासक था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में प्रथम शक विजेता शासक कौन था, तो मोग या मावेज, ठीक है। और इसी मोग अभिलेख है, इसी के नाम पर एक अभिलेख है
मोग। मोग अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने मोग संवत प्रारंभ किया था। मोग संवत प्रारंभ किया था। ठीक है, मोग या मावे से देखिएगा कि यह भारत में प्रथम शक विजेता शासक था और इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने मोग संवत क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया हमारा शक वंश के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगले शासक की ओर चलते हैं। अगला जो विदेशी शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश से सवाल पूछे जाते हैं और कुषाण वंश के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश, इनके बारे में जानकारी देखते हैं। चलिए, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसेस था। इस वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसेस था। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब तो ये संस्थापक हो गए। अगले शासक है विम कैडफिसेस। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। विम कैडफिसेस के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है, विम कैडफिसेस ये कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने क्या किया था, भारत के क्षेत्रों को विजयी किया था। ठीक है, यह है पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक तो कुजुल कैडफिसेस हो गए, लेकिन जो विम कैडफिसेस हैं ये पहले कुषाण शासक थे जिसने क्या किया था, भारतीय क्षेत्रों को विजित किया था। ठीक है, और इस विम कैडफिसेस को हम क्या कह सकते हैं कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। कौन था? विम कैडफिसेस। वैसे कुषाण वंश का संस्थापक देखिए आपका कौन हो जाएगा, कुजुल कैडफिसेस हो जाएगा, लेकिन भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो विम कैडफिसेस हो जाएगा, जिसने क्या कहते हैं, ये पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्रों को जीता था। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसने तांबे की मुद्रा में इसने क्या किया था, इसने तांबे की मुद्रा में, ठीक है, यानी इसने क्या किया, तांबे की मुद्रा चलवाई और इस मुद्रा में इसने क्या किया था, एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल, तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वर शब्द अंकित करवाया, तथा दूसरी तरफ महेश्वर शब्द अंकित करवाया, तथा दूसरी तरफ क्या करवाया, महेश्वर शब्द अंकित करवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा विम कैडफिसेस के बारे में। कुषाण वंश के बारे में देखिए, हमने देखा कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कैडफिसेस थे। विम कैडफिसेस इसके बाद आते हैं। ये पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्रों को जीता था। इसने क्या किया था, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक इसी को माना जाता है। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ क्या किया था, महेश्वर शब्द अंकित
करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगले शासक के बारे में। तो अगला हमारा कनिष्क। भीमकटिफिसस के बाद अब हम किसको देखेंगे? कनिष्क को देखेंगे। चलिए, तो अगला है हमारा शासक कौन सा? कनिष्क। कनिष्क, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कुछ खास पॉइंट। तो भीमकटिफिसस के बाद देखिए शासक कौन बनता है? आपका कनिष्क बनता है। इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, इस वंश का यानी किस वंश का? कुषाण वंश का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक था। कौन था सबसे महान शासक? तो वो कनिष्क था। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए क्या हुआ कि कनिष्क का जो राज्यारोहण होता है यानी सिंहासन रोहण होता है, तो इसी के सिंहासन रोहण में ही एक संवत प्रारंभ किया जाता है जिसका नाम है शक संवत। और भारत सरकार इसी शक संवत का प्रयोग किसमें करती है? कैलेंडर में प्रयोग करती है। ठीक है, तो कनिष्क के सिंहासन रोहण कब होता है? तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किया गया। शक संवत प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसी शक संवत का प्रयोग जो है भारत सरकार कैलेंडर में प्रयोग करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कलिंग के समय देखिए कई घटनाएं होती हैं कि आक्रमणकारी होते हैं, चीनी आक्रमणकारी होते हैं। इन सबसे जो है हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ जो है चीजें हम देखेंगे कि जैसे कल्हड़ की राजतरंगी, ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ठीक है। पर याद रखिएगा कि राजतरंगड़ी जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये कल्हड़ ने लिखी है। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने, राजतरंगड़ी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ये जो है याद रखिएगा कि कल्हड़ की राजतरंगी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में क्या किया था? कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया था। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसी के शासनकाल में, ठीक है, इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था वहां हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी थी, और याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति, यहां फिर से रिवीजन आपका हो जा रहा है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन यानी कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कनिष्क के ही शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां होता है? कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी राजधानी देखिए क्या थी? इसकी दो राजधानियां थी, तो हम देख लेते हैं इन कनिष्क की जो है राजधानियां यहीं पर हम देख लेते हैं। कनिष्क की जो एक राजधानी थी वो पुरुषपुर, ठीक है, राजधानी एक यहां पर हम देख ले राजधानी, तो राजधानियां दो थी। पहली राजधानी थी पुरुषपुर,
इसी फिरोजपुर को क्या नाम से जानते थे? पेशावर। क्या नाम से? पेशावर। और दूसरी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। जो कुषाणों की राजधानियां थी वो दो राजधानी थी, एक फिरोजपुर पेशावर और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अभी हम कुछ और पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो अभी कुषाण वंश से ही संबंधित है। कुछ सांस्कृतिक संबंध भी है, तो सांस्कृतिक जो है उपलब्धियों के बारे में भी हम कनिष्क के बारे में देखेंगे। और इन्हीं में अब जो है मरुत्तर काल के ही हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो एक क्लास हमारी अभी और होगी मरुत्तर काल पर, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे गुप्त काल पर। तो आज हमने कनिष्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हमने विदेशी वंशों के बारे में जो जानकारी हासिल की, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो एक क्लास हमारी अभी और मरुत्तर काल पर होगी, इसके बाद हम पहुंचेंगे गुप्त काल पर। तो नोट्स बनाते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। और क्लास आपको पसंद है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में। कल देखिए संडे है और संडे को बायोलॉजी, हमारी बायोलॉजी में फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।